आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आप एक चीज़ समझिए कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर कोई भी अगर आपके सामने रिज़र्व, ठीक है, कोई भी आपके सामने रिज़र्व दिख जाए, पहले बेसिक समझ लेते हैं फिर आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे। रिज़र्व कह लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लो, है ना, या फिर लॉसेस कह लो, एंड लॉसेस। तो पहले एक चीज़ समझो कि कोई भी अगर प्रॉफिट है तो वो आपके लिए केक की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? केक की तरह ट्रीट करना। और कोई भी अगर आपके सामने लॉस है तो उसे कचरा आइटम की तरह ट्रीट करना। पहले तो ये समझो। सर ये दिखेगा कहाँ? आपकी बैलेंस शीट जो होती है, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटी साइड अमाउंट होता है, असेट साइड अमाउंट होता है। तो कोई भी केक आइटम, कोई भी रिजर्व हो, है ना, कोई भी रिजर्व हो केक की तरह लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, और कोई भी कचरा आइटम हो, लॉसेज हो, वो आपके असेट साइड दिखाई जाएंगे। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। कचरा आइटम में आपका जो हो सकता है वो आपका P&L का डेबिट बैलेंस। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस अगर हमने बोला, क्योंकि असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। पहले आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए, लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि P&L दोनों तरफ आता है, तो अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो रिप्रेजेंट करेगा लायबिलिटी को, और P&L का डेबिट बैलेंस है तो रिप्रेजेंट करेगा असेट्स को, ठीक है। तो जो भी केक आइटम होगा वो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और जो भी कचरा आइटम होगा वो असेट साइड। अब बैलेंस शीट के अंदर हमें सबसे पहले केक को, कचरे को साफ़ करना होता है और केक को खा जाना होता है, ठीक है। तो इनके नॉर्मल बैलेंस सबसे ज़्यादा काम आते हैं, है ना। अब नॉर्मल इतना आपको समझ में आया कि भाई एक केक आइटम होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और जितने भी लॉसेज होते हैं उन्हें कचरा आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एक P&L का डेबिट बैलेंस, क्योंकि P&L दोनों तरफ है, तो आपको पता चल गया कि लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे लगता है इतनी बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इनकी एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी एंट्रीज हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये समझो आप थोड़ा सा, ठीक है। कुछ नहीं है कि अगर कोई भी केक आइटम है और उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, या फिर कोई भी कचरा आइटम है उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, तो बड़ा ही ईजी है कि भाई लायबिलिटीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ है वो यही है कि लायबिलिटी साइड आपको दिखता है केक आइटम, और लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। और जो भी कचरा आइटम होता है वो आपके सामने असेट साइड दिखता है जिसका नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, तो आपको जब भी जनरल एंट्री पास करेंगे उसे करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो जब भी जनरल एंट्री की तरफ जाएंगे तो क्रेडिट करना होगा। आपको इतनी पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि भाई ये इनके नॉर्मल बैलेंसेज है, ये वाला और ये वाला, ये नॉर्मल बैलेंस है, ये इनके नॉर्मल बैलेंस है। और ये इसी चैप्टर में नहीं, आपके पूरी की पूरी पार्टनरशिप की बुक में यही काम चलना है, नॉर्मल बैलेंस, और ये भी इनका नॉर्मल बैलेंस है। बस जनरल एंट्री के लिए जब आप जनरल एंट्री की तरफ जाएं, ठीक है, तो जनरल एंट्री की तरफ जाते समय आपको इनको अपोजिट कर देना है, आपकी एंट्रीज पास हो जाएंगी, ठीक है। अब कौन से केक होते हैं और कौन से कचरा आइटम होते हैं, मैंने बता दिया कि केक मतलब जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कचरा यानी कि असेट साइड, और लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, जनरल एंट्री के लिए डेबिट, और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, जनरल एंट्री के लिए क्रेडिट। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो आप ये नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं कि भाई हमें पता चले कि भाई अच्छा ये केक आइटम है। अब जनरल एंट्री का हमने फॉर्मेट समझ लिया और हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक में, जहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ रही है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13 और ऑलमोस्ट 19 तक क्वेश्चन है। पूरा टॉपिक 9 to 19 क्वेश्चन का है और बड़ा ही ईजी टॉपिक है आपका, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जैसे नित्या एंड आनंद दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 के इफेक्ट से उन्होंने प्रॉफिट शेयर उनका नया दे दिया, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है। और जैसे ही जिस डेट से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया है P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको 1,50,000 का, और आपसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जनरल एंट्री पास कीजिए। प्रॉफिट जनरल एंट्री पास करने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस का सीधा सीधा मतलब है कि लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और P&L का भी क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड शो हो रहा होगा, और लायबिलिटी साइड केक आइटम होता है।
है ना। जब लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री के लिए आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि हर एक केक जो होगा P&L का डेबिट में कर देंगे और इन्हें पार्टनर्स में, इनके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो इनके दो पार्टनर हैं, एक नित्या है, नित्यास कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे आप, और एक आनंद में बांट देंगे, टू आनंद कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों के आप कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमेशा जो बैलेंस शीट का केक हो या कचरा हो, ये हमेशा ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे 1,50,000 का है और इनका जो ओल्ड रेशियो स्टार्टिंग में दोनों आए थे वो इक्वली आए थे, यानी कि 75,000 इसके पास हो गया और 75,000 इसके पास हो गया। हर केक आइटम का, जो भी केक आइटम होता है वो डेबिट साइड करने का। अगर आपको नहीं याद रहता कि भाई किसका बैलेंस क्या है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी केक आइटम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखेगा। लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्री के लिए उसे डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। खाली बात इतनी है, ठीक है। कचरा आइटम जो होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड दिखता है, असेट साइड का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। जर्नल एंट्री के लिए उसे क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये 9 वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10 वाले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। जैसे 10 वाला क्वेश्चन ओम और शिव को लेकर है। देखो आप अपनी बुक में कि ओम है और शिव है, ये दो पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 4:1 है, यानी कि 4/5 और 1/5 का इनका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो दे रखा है। और यहाँ पर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है 1 लाख। अब क्वेश्चन में दे रखा है P&L का डेबिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। और कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। तो ईजी है। अब आप जानते हैं कि असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। जब आपको ये पता है कि असेट्स का आपका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो एक कचरा है और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो जनरल एंट्री के लिए आप उसे क्रेडिट कर देंगे। टू P&L अकाउंट में आप क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। कितना, 1 लाख। 1 लाख उसे क्रेडिट कर देंगे और जो भी आपके पार्टनर हैं, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपके ओल्ड पार्टनर हैं उन्हें ओल्ड रेशियो में आप कर देंगे। तो 1 लाख है और 4:1 का रेशियो है, यानी कि 5:20, यानी कि ये 80,000 हो जाएगा और आपका 20,000 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। कचरा आइटम था, असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, जनरल एंट्री के लिए क्रेडिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सारे के सारे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आपके केक और कचरा आइटम के, वो ऐसे ही होंगे। बस एक याद रखना कि बच्चा गलती क्या करता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी केक मान लेता है। तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो केक आइटम नहीं है, बाकी सारे रिजर्व्स जितने भी हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके भी आगे केस बनते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके भी हम केस बताएंगे, ठीक है। तो 9, 8, 9 और 10 हो गया। 11 वाले की तरफ चलते हैं। अब 11 वाले का केस देखो क्या, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस हम पढ़ रहे थे और उसी के क्वेश्चन में हमने 12 वाला क्वेश्चन देखो। आप ये समझो कि कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक तरीके का फंड है, ठीक है। अल्टीमेटली जितने भी केक आइटम होते हैं उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट में होता क्या है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कमैन के लिए बनाया गया है, यानी कि एक एम्प्लॉयर, एक कंपनी में काम करने वाला जिसने काम पे रखा है और जिसको रखा है, यानी कि जो रख रहा है वो एम्प्लॉयर और जिसको रख लिया वो एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय के लिए कंपनी कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेती है कि कल को अगर हमारे एम्प्लॉय को कोई चोट आ जाती है कोई एक्सीडेंट के कारण, तो उसके लिए हमने एक रिजर्व फंड बना रखा है। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो भी आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखेगा, तो मतलब ये केक आइटम की तरह ट्रीट होगा और लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, मैंने हमेशा बताया। जनरल एंट्री के लिए जब आप जाएँ, जब आप इसकी जनरल एंट्री करने जाएँ तो आप इसको डेबिट कर दें, ठीक है। तो सर इसमें केसेस क्या बन सकते हैं, तो केसेस ये बन सकता है कि भाई अगर मानो कंपनी ने, सपोज़ कर लेते हैं कि अगर एक कंपनी है और एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का रिजर्व बना लिया अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो या तो वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, या तो उससे ज़्यादा का, मानो 1,20,000 रुपये का, हमारा 1,20,000 का क्लेम आ गया, या तो क्लेम ज़्यादा का हो जाएगा, या
80,000 का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है क्लेम, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर इक्वल भी हो सकता है, 1 लाख है तो 1 लाख भी हो सकता है, या फिर 50,000 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो क्लेम कम हो जाए, क्लेम बराबर हो जाए, या क्लेम ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तो कंपनी ने रिजर्व बनाया 1 लाख का, तो हो सकता है कि उस बंदे का क्लेम 1,20,000 का आ रहा हो, जो उसको चोट लग गई है एक्सीडेंट के कारण। हो सकता है 80,000 आ रहा हो सकता है उतना ही क्लेम जितना रिजर्व है, और हो सकता है कि क्लेम कम आ रहा हो और रिजर्व ज़्यादा हो। तो इस सारे केसेस में तो एंट्री आराम से हो जाती है, खाली जब एक क्लेम एक्सीड कर जाए। जब कंपनी ने 1 लाख रुपए का बनाया फंड और क्लेम उस एक्सीडेंट के कारण उसे 1,20,000 रुपये का क्लेम कंपनी के पास आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है ये कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं से बन के आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी खर्चा और कमाई यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने का काम रिवैल्यूएशन अकाउंट का होता है। ये वाली बात आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब जर्नल एंट्री में हमें करना क्या होगा, देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको इनकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, और कुछ भी नहीं है। जर्नल एंट्रीज इनकी जितने भी केसेस बनेंगे सबकी एंट्री बड़ी ही ईजी हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, अगर आप मेरे इस बेस को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना केक है, केक है इसका मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्री के लिए डेबिट करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बट जाता है। जितना भी केक होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जितना भी कचरा आइटम होता है जो असेट साइड दिखता है वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटता है। तो सपोज कर लेते हैं 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। ये सर कब होगा, ये सीधा सा बात है जब कोई क्लेम हुआ ही नहीं। अगर नो क्लेम के केस का है, यानी कि पहला केस नो क्लेम का, जब कोई क्लेम आया ही नहीं, जब होगा, ठीक है सर। सर अगर क्लेम आ जाता तो जर्नल एंट्री में क्या हो जाता आपका, एक स्टेप और बढ़ जाता। सबसे पहले मानो ये फर्स्ट केस था, अब मानो क्लेम आ गया, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज फंड जो कंपनी ने बनाया, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कि कितने का क्लेम आया है। और मान के चलते हैं क्लेम कम आया है और रिजर्व ज़्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचता क्लेम देने के बाद वो पार्टनर्स में बट जाता, सीधी सी बात है। ओके, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, जिस भी ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। तो जैसे कि मान लेते हैं कंपनी के पास 1 लाख रुपए का था फंड, और इक्वल के पार्टनर थे, 1/2 के पार्टनर थे, तो 50 शेयर का है, अगर कोई क्लेम है नहीं, क्योंकि ये रिजर्व फंड करेगी क्या कंपनी फिर रख कर। और मान के चलते हैं फिर वही 1 लाख रुपए का कंपनी के पास क्या था, रिजर्व था, फंड था, और 20,000 रुपये का कंपनी को क्लेम देना पड़ गया, तो भाई 80,000 रुपये फिर पार्टनर में इक्वल 40,000 बढ़ गए। समझ में आ गई? तो ये 2 केस समझ में आए, आई होप क्लियर हुआ हो। जब कोई भी क्लेम नहीं और जब कुछ क्लेम हो, मानो 20,000 का क्लेम है। ऐसा भी हो सकता था सर कि जितना रिजर्व उतना क्लेम, तो और ईजी हो जाता केस। अगर जितना रिजर्व उतना क्लेम होता, तो इतना नोट करने के बाद मैं बताता हूँ, जैसे जितना रिजर्व उतने क्लेम में क्या करते आप, तो सीधा उसका तो केस बड़ा ही ईजी हो जाता कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा केस क्या बन सकता कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाता। मानो 1 लाख रुपये का कंपनी ने बनाया फंड और उतना ही क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हो जाता है 1 लाख रुपये का, कि जितना रिजर्व उतना ही कंपनी ने क्लेम बना दिया। तो भी आसान है। अब कोई बचा तो है नहीं कंपनी के पास पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही तो पार्टनर्स में बट रहा था। अब जितना रिजर्व उतना क्लेम, काम हो गया। सर इसका अपोजिट केस भी तो हो सकता था कि जब रिजर्व हमारा कम पड़ जाए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपये का रिजर्व बनाया और क्लेम कर गया सर एक्सीड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जैसे 1,20,000 रुपये का क्लेम पड़ गया। अब सर ये क्या है केस, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट को इक्वल करने के लिए हमें डेबिट साइड डालना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट वो एक ज़रिया होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट घाटे और फ़ायदे को रिकॉर्ड करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा क्लेम है। और 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना था, 1,20,000। तो ये 4 केस बन सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सीड का केस इंपॉर्टेंट है कि जब रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा आ जाए तो उस केस में जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाता है, क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ इक्वल क्रेडिट साइड। ठीक है, इतना आपको समझ में आता होगा बिल्कुल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आपको सारे के सारे केस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वर्कमैन कंपनसेशन के और वही हमें समझाने हैं आपको। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन के ही हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सेम कहानी आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की है। ओके, जैसे अब देखो, अगर आप 11 वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 11 वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि 3 पार्टनर हैं ABC और 5:3:2 का रेशियो लाए हैं। ठीक है, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10, और सीधा सीधा नया रेशियो लाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1,20,000 का है। उन्होंने क्या कहा सीधा सीधा कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब कोई क्लेम तो है नहीं, तो सीधा सीधा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देना 1,20,000 रुपये से, और ये जो रिज़र्व है ये ओल्ड पार्टनर बांट दो, जितने भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो A है, B है, C है, कितना कितना जाएगा 5:3:2 का रेशियो, एक हिस्सा 12,000, 12×5 60, 12×3 36 और 12×2 24, इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये जनरल एंट्री पास हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 60, 36 और 24। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत इजी था, जब कोई क्लेम ही नहीं है तो हमने सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 11 वाले क्वेश्चन में। सेम कहानी आपके 12 और 13 क्वेश्चन की है। वो 12, 13 क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे कुछ क्लेम आ गया है, कुछ क्लेम आ गया है। अब वो ये भी बहुत ईजी है। जैसे 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बड़ा ईजी क्वेश्चन है कि भाई XYZ 3 पार्टनर थे और अच्छा खासा 5:3:2 का रेशियो था इनका भी। 5:3:2 मतलब 5:10, 3:10, 2:10, और क्वेश्चन में नया रेशियो दे दिया, और नया रेशियो देने के बाद उन्होंने कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1,20,000 रुपये का है और क्लेम उसके अगेंस्ट 80,000 रुपये का है। तो बहुत ईजी भाई, कंपनी के पास 1,20,000 रुपये का रिजर्व है सीधा सीधा, और उसके अगेंस्ट क्लेम जो है उस एम्प्लॉय को देना है 80,000 रुपये का। अब जो एक्स्ट्रा 40,000 है वो तीनों पार्टनर में, X में, Y में और Z में बट जाएगा सीधा सीधा है। ठीक है, X, Y, Z में तीनों में बढ़ जाएगा। अब कितना बचेगा भाई 40,000। 40,000 का एक हिस्सा कितना हो जाएगा 4,000, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, सीधा सीधा इस हिसाब से जनरल एंट्री इसकी हो जाएगी सीधा सीधा। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी कि भाई 1,20,000 रुपये का था, 80,000 रुपये का क्लेम हो गया, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे, और 40,000 का 5:3:2 मतलब एक हिस्सा कितना आ जाएगा 4,000, और 4×5 = 20, और 5:3:2 का तीनों में रेशियो है और नया रेशियो दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, और 80,000 रुपये का क्लेम है, और 90, 100, 40,000 हमारा बचा, और 40,000 के बाद भाई 20,000, 12,000 और 8,000 रुपये का हमने बांट दिया सीधा सीधा। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। 13 वाला क्वेश्चन देखो, वर्कमैन कंपनसेशन। तो मतलब आपने इतना समझ लिया कि एक कंपनी जो रिजर्व बना रही है, क्लेम रिजर्व बना लिया, तो वो रिजर्व से या तो क्लेम ज़्यादा बैठ जाएगा या तो कम बैठ जाएगा या बराबर बैठेगा। ज़्यादा बैठेगा तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, और कम बैठेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब जैसे 13 वाला क्वेश्चन है, ये कैसे खाता है, ये भी सीधा सीधा है कि अशोक, भीम, चेतन ये 3 पार्टनर हैं। एक अशोक है, एक भीम है और एक चेतन है, ये 3 पार्टनर है फर्म में, और 5:3:2 का इनका रेशियो है, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10 आराम से। और यहाँ पर क्या है कि अब देखो यहाँ एक्सीड का केस है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब क्लेम आ गया 1.5 लाख का, यानी कि कंपनी को देना पड़ रहा है 1.5 लाख। तो कंपनी 1.5 लाख कहाँ से देगी, तो भाई जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये का खर्चा है वो फर्म ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से 30,000 दिख रहा होगा, तो भाई मारने के लिए कर दो क्रेडिट और पार्टनर्स कर देंगे डेबिट, अशोक, भीम, चेतन। तो 2 एंट्री इनकी पास हो जाएंगी मेजरली। और सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है भाई, इधर देखो, जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, यहाँ पर जब सीखेंगे
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 रुपये का टोटल दिख रहा होगा। तो जब आप पार्टनर्स को इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को एंड करेंगे तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे भाई, क्योंकि 30,000 का डेबिट है ना। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा ना। 30,000 रुपये करने के लिए 30,000 का डेबिट साइड बड़ा है ना क्रेडिट साइड से, सीधी सी बात है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो इसकी जर्नल एंट्री जब आप करेंगे, जब उसको मारेंगे तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। अब क्या होगा जर्नल एंट्री में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अल्टीमेटली। तो 2 एंट्री इसमें पास हो जाएंगी, पहली ये और दूसरी जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से हो गया है 30,000 रुपये, तो तीनों पार्टनर अशोक, भीम, चेतन क्रेडिट डेबिट कर दो। अशोक को, भीम को और चेतन को, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से काम बन जाएगा हमारा सीधा सीधा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 30,000, एक हिस्सा निकाल लो वही 3,000 का, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 9 6 15 15 30, कहानी ख़त्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो केक, कचरा और वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के सारे केसेस थे इम्पॉर्टेंट। एक इसमें जो केस है ना वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है, जो मुझे बहुत अच्छे से आपको समझाना है। अब एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि 2 ही इसमें मेजर केस हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम के फंड का जो मैंने आपको समझा दिया, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझो भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये जो नाम है ना, ये भी बहुत अच्छा केस है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब है ये काम कब करेगा, मैं तो खाली इतना बता के जा रहा हूँ, ये समझ लो। याद रखना कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो काम करेगा, मेरी बात पे गौर करना, फॉल इन द मार्केट वैल्यू। जैसे ही अगर आपके सामने बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू होती है और एडजस्टमेंट के अंदर मार्केट वैल्यूज़ होती है, तो फॉल इन द मार्केट वैल्यू, जैसे ही मार्केट वैल्यू फॉल करेगी तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम करेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा वहाँ वर्क करता है जहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही होती है। तो जब उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम करेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है ना, कि कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे भी, मार्केट वैल्यू पे भी, दोनों पे रिकॉर्ड करती है। ठीक है, कॉस्ट पे भी, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो जब फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल करती है, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम आता है। खाली इतनी बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करने के लिए खाली इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम आएगा। अब इस सर इनके केसेस भी होते हैं, हाँ जी होते हैं बिल्कुल। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आप सब कर लेंगे। देखो नितिन, तरुण, अमर का एक 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाता हूँ। 14 वाला आप खुद कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आप नितिन, तरुण, अमर वाला क्वेश्चन कर लीजिए, आपके सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नितिन, तरुण और अमर ये 3 पार्टनर हैं, आपकी बुक में दे रखे होंगे। नितिन, तरुण और अमर, नितिन है, तरुण है और अमर है, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, यानी कि 1:1:1 का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सट्रैक्ट, मतलब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट निकाला गया है, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट। जहाँ पे लायबिलिटी साइड, क्योंकि कोई भी रिजर्व हो, केक हो, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड दिखेगा 60,000 का, और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दिख रही है कॉस्ट पे 4 लाख की। ठीक है, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है जब ये सारी सिचुएशंस हो, यानी कि अगर आपकी बैलेंस शीट है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपका वो 60,000 का दे रखा है लायबिलिटी साइड, क्योंकि हर केक आइटम लायबिलिटी साइड ही दिखेगा। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट पे, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, वो 4 लाख की है। आई होप आपके बुक में वो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा हो, और इनके सारे केसेस बड़े ईजी तरीके से हो जाएंगे। अब जनरल एंट्री पास करनी है इन 5 केसेस में, तो बहुत ईजी से मैं आपको समझाता हूँ, है ना, कैसे इनकी जनरल एंट्री आपकी पास होगी। ठीक है, तो जब इन्होंने समझाया कि जब मार्केट वैल्यू हमारी गिवन नहीं होती, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज़ नॉट गिवन। याद रखना कि जब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी गिरी नहीं है, यानी कि जब तक मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब कॉस्ट पे आपकी 4 लाख की थी और कोई भी मार्केट वैल्यू, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो सीधा सीधा जो रिजर्व है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, वो आपके पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 से, और ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, नितिन, तरुण और अमर में। ठीक है, तू नितिन, तू तरुण और तू अमर, ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा अपने इक्वलिटी के रेशियो में। मतलब तीसरा हिस्सा, यानी कि 20,000, 20,000,
और 20,000 में, तीनों में बढ़ जाएगा। सबसे पहला केस जब मार्केट वैल्यू ना गिवन हो। दूसरे केस में क्या है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, अब 4 लाख की कॉस्ट थी और 4 लाख की ही मार्केट वैल्यू है, तो मतलब कुछ भी मार्केट वैल्यू में फॉल नहीं हुआ, तो वो केस पहले जैसा ही बन जाएगा। सर अगर मैं बोलूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो मतलब वही मार्केट वैल्यू उतनी ही कॉस्ट। अब कॉस्ट के साथ उन्होंने मार्केट वैल्यू भी 4 लाख दे दी, दोनों ही केस सिमिलर है। तो सेम एज फर्स्ट, तो सेम एज फर्स्ट, बिल्कुल सेम एज फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली की तरह जनरल एंट्री पास कर देना, क्योंकि 4 लाख की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो क्या ही आप इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखेंगे। तो जो रिजर्व है वो एक्चुअल में सेम टू सेम बढ़ जाएगा 20-20-20 के रेशियो में। तो पहले दो केस आपको समझ में आया कि जब नो इन्फॉर्मेशन गिवन और जब उतनी ही कॉस्ट की जितनी ही मार्केट वैल्यू गिवन है, तो सेम ही जनरल एंट्री पास होती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। थर्ड केस इसका मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन न लें। तीसरा केस है जब मार्केट वैल्यू 4 लाख से 4,24,000 हो गई। अब इसको थोड़ा रोकूंगा मैं, देखो इस केस को मैं रोकूंगा थर्ड वाले को कि जब मार्केट वैल्यू 4 लाख से 4,24,000 हो गई। इसको मैं भी रोकूंगा, क्यों रोकूंगा? क्योंकि सर इसमें ना यही तो मेन है जो बच्चे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कहानी ख़त्म कर देती है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी, 1 सेकंड, 1 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, अब इसको समझो पहले, इससे फोर्थ वाले को समझो कि जब मार्केट वैल्यू 3,70,000 की रह गई, 4 लाख की थी कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 370 की रह गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट गिरी 30,000 से। और मैंने पहले ही लिखवा दिया रिजर्व काम आएगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी। तो आप सबसे पहले केक आइटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। केक आइटम मतलब लायबिलिटी साइड दिख रहा है, लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री के लिए डेबिट कर दिया। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो मैंने बताया था कि टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि असेट्स बढ़ते हैं डेबिट साइड से, असेट्स कम होते हैं क्रेडिट साइड से, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से गिरी है? 4 लाख की थी, 370 की रह गई, यानी कि एक्चुअल में 30,000 से गिर गई सर। और रिजर्व कितने का है सर? 60,000 का। तो 60,000 में 30,000 का एडजस्टमेंट तो ये हो गया। बाकी बिल्कुल उसी की तरह की 3 पार्टनर हैं, नितिन, तरुण, अमर। नितिन है, तरुण है, अमर है, इनके बीच में इक्वलिटी में 30,000 रुपये जो है वो एक एक हिस्सा यानी कि 10,000 के हिस्से में इनके हिस्से में आ जाएंगे। 10,000 10,000 10,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कहानी खत्म हो गई सीधे सीधे। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो, है ना। फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाला क्या है कि भाई जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से गिर जाए। अब 4 लाख की थी इन्वेस्टमेंट, तो फिफ्थ केस समझाते हैं। जब 4 लाख की थी और 3,10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट रह गई, यानी कि एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट गिर गई फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 90,000 से गिर गई, तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर, कि ये तो सबसे पहले रिजर्व है 60,000 का, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट गिर गई ज़्यादा से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है। और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे पता चली कि 4 लाख की थी, 3,10,000 रह गई, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 90,000 से गिर गई सर। और 30,000 का मैंने जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सिखाया, तो यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और फिर इसकी एक दूसरी एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने की, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से है, तो भाई दूसरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री में क्या होगा कि भाई जितने भी पार्टनर हैं, नितिन, तरुण, अमर, ये डेबिट हो जाएंगे। तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तीनों के। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीधा सीधा समझ में आ गई। कितने से सर? 30,000 का है रिवैल्यूएशन अकाउंट, 30,000, और सर सीधा सीधा 10,000 से हो जाएंगे डेबिट। 10,000 10,000 और 10,000। आई होप क्लियर हो गया हो बात, बिल्कुल, है ना। हाँ, आप देखो बिल्कुल क्लियर हो गई। इतनी तो बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी थी। सर ये केस बड़ा ही अपोजिट आ गया कि जब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सर आपने लिखवाया था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करते हैं। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 4 लाख की थी, 4,24,000 हो गई। सबसे पहला केस, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो वो जितना रिजर्व है वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जितनी कॉस्ट उतनी ही मार्केट वैल्यू, तो भी सेम एंट्री है भाई, कुछ गिरा ही नहीं, मतलब वही केक आइटम बढ़ गया। तीसरा केस, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ गिर जाए तो जितना गिर गया वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब ज़्यादा से गिर जाए, एक्सीड कर जाए कि रिजर्व 60 का और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू के बीच का फर्क 90,000 था, तो वहाँ आपने क्या देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया था। अब सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के गिरने पे काम आता है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके इंक्रीमेंट में क्या होगा, अब देखो
यहाँ सोचने वाली बात है। और ये इसमें 3 एंट्री होती है, हमेशा ऐसा दिमाग में रखना। जब भी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है और मार्केट वैल्यू 4,24,000 हो गए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम नहीं आता। मतलब ये केक रिजर्व तो हमने जब बना रखा था कि सर कुछ अगर घटना घट जाए, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो यूज़ करेंगे, तो मतलब ये रिजर्व फालतू में पड़ा हुआ है। तो 3 एंट्री में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो ये रिजर्व अब किसी काम का नहीं, तो इसको बांट दिया जाए। तो कोई भी रिजर्व केक आइटम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखता है, लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री के लिए डेबिट कर देंगे। यही नहीं, एडमिशन पढ़ लेना, रिटायरमेंट पढ़ लेना, डेथ पढ़ लेना, 50% तो टारगेट यही कॉन्सेप्ट पे काम आता है। ठीक है, अब ये सर ये तो रिजर्व एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 60,000 का, सबसे पहले तो ये बट जाएगा। ठीक है सर, किस किस में बट जाएगा सर? नितिन में, तरुण में और अमर में, ये तीनों पार्टनर में बट जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये रिजर्व किसी काम का नहीं है। तो ये 20,000 में सबसे पहली एंट्री में ये सारे की सारा केस हो जाना कि 20,000 में ये तीनों रिजर्व जो फालतू का है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, घटी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमने बांट दिया। ठीक है जी, अब हमें पता चला कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है सर, फ़र्क निकालो सर। 24,000 से बढ़ गई। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट एक असेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट। असेट्स बढ़ते हैं तो सर डेबिट साइड से, याद आया, असेट्स बढ़ेगा डेबिट साइड से। ठीक है जी, पहली एंट्री क्लियर हुई बात कि भाई ये जो रिजर्व है वो हमने एज इट इज़ बांट दिया, तो 3 एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं फिर से लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और तीनों पार्टनर हैं नितिन, तरुण और अमर। ठीक है जी, 60,000 का रिजर्व था, एज इट इज़ पड़ा हुआ था, 20,000 और 20,000। ठीक है जी, थोड़ा गैप करके लिखना, क्योंकि गैप करके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट लिखे जाते हैं। ठीक है, सेकंड एंट्री में क्या होना था सर? सर सेकंड एंट्री में अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि वो जो रिजर्व था वो तो फालतू था, उसे बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट हुआ, और कहाँ जाएगा? फ़ायदा है, और फ़ायदा घाटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर कितने से बढ़ गई बेटा? 24,000 से बढ़ गई। हाँ, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आपने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये पार्टनर्स में बटेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है तो डेबिट कर दो, क्योंकि जो फ़ायदा है वो बट जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट से डेबिट क्यों हो गया। तो डेबिट, और सीधा सीधा तीनों पार्टनर में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। नितिन, तरुण, अमर में, नितिन है, तरुण है, अमर है, तीनों में बढ़ जाएगा कि सर 24,000 है डेबिट साइड, और तीनों में जब बटेगा तो वही 3 यानी कि 3 अट्ठे 24, 8,000 8,000 8,000 के अमाउंट से बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा काम आता है इन्वेस्टमेंट के फॉल होने पर। जब केस इन्वेस्टमेंट का बढ़ते हुए दिख जाए तो उस केस में जो रिजर्व है वो तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उसे सबसे पहले आके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद देखो कि कितना इन्वेस्टमेंट बन गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, असेट्स है, असेट्स का नॉर्मल बैलेंस, असेट्स बढ़ते हैं डेबिट साइड से, सीधी सी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो रिवैल्यूएशन का जो फायदा है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट, और उस हिसाब से हमारा पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के आपको क्लियर हुए होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के क्लियर हुए होंगे, और कहीं हद तक मैंने आपको कुछ केक आइटम, कचरा आइटम के बारे में नॉलेज भी अच्छे से दे दी होगी। आई होप इतना तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि इतनी ही बात जिसने क्लियर कर ली ना वो उसके लिए सारे क्वेश्चंस करने बड़े इजी हो जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना भी केस है ना, ये इतना ही इजी है आपके लिए, बस करना बड़ा ही इजी है, ये समझ लो। तो ये 15 वाला क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, और काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन थे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में आने से पहले ये देखो एक का क्वेश्चन 16 वाला है जहाँ पे 2 केस है। अब यहाँ बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। देखो जैसे अमर और अकबर 2 पार्टनर हैं, ठीक है जी, एक अमर है एक अकबर है, और रेशियो इनका क्या है 2:1 का है, यानी कि ओल्ड रेशियो है, सीधी सी बात है जी। और नया रेशियो, और देखो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है केक आइटम, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट एंड लॉस न्यू रेशियो भी दे रखा है 3:2 का। जनरल एंट्री बोला है 2 केसेस के अंदर कि जब वो देखो, अब ये एक केस होता है कि जब वो देखो जनरली होता क्या है कि जो भी केक आइटम होता है, जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है, अब ये जनरल रिजर्व केक आइटम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी केक आइटम होता है बैलेंस शीट का वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, केक को खा लेते हैं और कचरे को साफ़ कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व केक आइटम है और ये 60,000 का है, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो
तो एक्चुअल में तो नॉलेजेबल बात तो यही है कि भाई जर्नल रिजर्व है तो आप जर्नल एंट्री क्या कर देंगे कि सर ये केक आइटम है बैलेंस शीट में, तो इसे बांट दिया जाए, लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री के लिए डेबिट करेंगे, और जो दो पार्टनर हैं अमर अकबर, इनमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सीधी सीधी बात है। यानी कि 60,000 का है, एक हिस्सा 20,000 का हो जाएगा, 3 दूनी 60, 20 दूनी 40 और 20,000। सीधा सीधी बात है सर, बढ़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट केस है जब आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। एक्चुअल में हम बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते, तो व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो फर्स्ट केस का जो केस नंबर 1 है आपके क्वेश्चन में, वो केस का यही है, बाय डिफ़ॉल्ट आदमी यही करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब केस सेकंड, जब वो चाहते हैं कि आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर भी आप इसी केक आइटम को एज इट इज़ दिखाते रहें, कभी भी जनरल रिजर्व केक या कच्चा आइटम नहीं दिखाए जाते बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन जब क्वेश्चन कह दे कि बैलेंस शीट के अंदर हम एज इट इज़ दिखाई देना चाहते हैं, तो उस केस में एंट्री कुछ नहीं होती। जब केक की एंट्री होगी तो एंट्री कर देना गेनिंग टू सेक्रीफाइस। याद रखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए कि आप नई बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना चाहते हैं, तो जो भी आपके केक आइटम होंगे ना, उसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स में फर्स्ट ऑफ आती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन गेन है कौन सेक्रीफाइस? तो ओल्ड माइनस न्यू का रेशियो लगाओ भाई, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है केक में जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करना कोशिश करते हैं। क्या करने हैं, इसे एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और जब कचरा होगा जो असेट साइड दिखेगा, क्योंकि केक हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है ना, और कचरा हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड होता है। ठीक है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग की, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी अपोजिट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हो जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर केक आइटम की एंट्री पास होनी है। समझ में आ गया इतना? हाँ, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है जब आप नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहें, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं ना, जब आप नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ शो करते रहना चाहते हैं, केक कचरा को नहीं बांटना चाहते, तो उस केस में ये एंट्री होती है। केक आइटम होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कचरा के लिए सेक्रीफाइस टू गेनिंग। इतनी बात क्लियर हुई? तो वहीं पर हम दूसरे केस को यहाँ पर निपटा देते हैं और इजी तरीके से, और कहानी को ख़त्म करते हैं, है ना। तो अब जैसे ये चाहते हैं कि एज इट इज़ दिखता रहे, तो भाई ओल्ड रेशियो आ गया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा लेते हैं। क्योंकि देखो आप ये समझो कि चेंज इन पीएसआर में तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाओ या गेनिंग रेशियो लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आना है। क्योंकि सर जिसका घर होगा ना, मानो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पॉजिटिव आंसर आया तो वो उसका घर है, तो उसका नेगेटिव वाला गेन बन जाएगा। अगर आप गेनिंग में लगा रहे हो तो गेनिंग का पॉजिटिव आंसर गेनिंग के लाएगा, उसका अपोजिट सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो कोई सा भी लगा सकते हो, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लगा लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लगाते हैं और ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। सीधी सी बात है, तो ओल्ड रेशियो इनका ये है, ओल्ड माइनस न्यू करने से आपको पता चल जाएगा। तो 2/2 1/3 इनका है ओल्ड रेशियो, अमर अकबर का, अमर का है, अकबर का है। ठीक है, और नया रेशियो के लिए उन्होंने बताया था कि 3:2 का इनका नया रेशियो है, 2:1 का रेशियो हो गया 3:2 का। तो 3/5 2/5 चेक कर लो, 15 एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1/15। तो जिसका घर उसकी भैंस, तो ये सेक्रीफाइसिंग है ना। और यहाँ 100% नेगेटिव आएगा, 3 पंजे 15, 5 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और माइनस का 1/15। तो भाई अमर सेक्रीफाइस, अकबर गेन, क्योंकि जिसका घर है और जहाँ पॉजिटिव आया है डेट इज सेक्रीफाइस, उसका अपोजिट वाला माइनस वाला गेन। तो ये भाई ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है। और मैंने बताया था कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जनरल एंट्री पास कर देना आप। अब सीधी जनरल एंट्री पास कर देंगे आप कि गेनिंग पार्टनर्स यानी कि अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि गेनिंग पार्टनर है टू कौन है, अमर, पार्टनर अमर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री पास हो गई और आपका एज इट इज़ जो भी है वो दिखता रहेगा, सीधी सी बात है ना।
और कितना भाई 60,000 का 1/15, 15×15, 15×4 = 60, तो 4,000 रुपये का एडजस्टेड फैक्टर हमने निकाल लिया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग नरेशन होता है, नरेशन लिख लिया जाता है, बीइंग एडजस्टेड एंट्री, एडजस्टमेंट पास्ट रिगार्डिंग जर्नलिज्म। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप है। तो क्लियर हो गई। जब आप नई बैलेंस शीट के अंदर भी एज इट इज़ शोन करते रहना चाहते हैं तो ये एंट्री पास हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपके सामने क्लियर हुई होगी, है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरी, आई होप क्लियर हो गई हो। हाँ, अब इसमें तो एक 17 वाला क्वेश्चन अच्छा है, वो मैं आपको और समझा देता हूँ। इसमें भी बिल्कुल आप देखो 17 वाले में हमारा रिवीजन हो जाएगा। जब आप 17 वाला करेंगे ना तो मेरे साथ उसका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। 17 वाले में क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जैसे मीता, गोपाल, फरहान, ये 3 पार्टनर हैं, मीता, गोपाल और फरहान, ये 3 पार्टनर हैं। आपको क्वेश्चन में ही बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं। 3:1 यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6 का रेशियो है तीनों का। नया रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड, देखो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे होता है ना कि कचरा आइटम, दैट इज डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है सर? 30,000। कंटिजेंसी रिजर्व, अब ये रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व, तो ये भी केक आइटम। गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000। याद रखना कि जब भी वैल्यूड हो, वैल्यूड वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, दैट इज़ मेहनत की कमाई है। परचेज गुडविल बैलेंस शीट के असेट साइड दिखती है और वो कचरा आइटम की तरह ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पर एक तो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जो कचरा है। आप पहला केस की एंट्री तो भाई सीधी सीधी है कि कचरा है, असेट साइड दिख रहा है, असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, जनरल एंट्री के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो मीता, गोपाल और फरहान को कर देंगे डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी कि वही डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो भी है, जितना भी दे रखा है वही पूरा नाम लिख देना। कितना है भाई? 30,000 दे रखा है। और ओल्ड पार्टनर, हर एक केक आइटम, हर एक कचरा आइटम, सारा का सारा केक आइटम मतलब सर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा, सर कचरा आइटम बैलेंस शीट के असेट साइड दिख रहा होगा। ये कचरा आइटम है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीएनएल का अगर सही डेबिट बैलेंस होता तो भी कचरा है। सर कैसे पता पीएनएल का डेबिट बैलेंस कचरा है? असेट का भी तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो पीएनएल का डेबिट कचरा है। समझ में गई? तो 30,000 है, 6 पंजे 30, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेकंड क्या है? कंटिजेंसी रिजर्व। अब जो रिजर्व है वो डेबिट हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, बात समझ में आ गई? और तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, मीता, गोपाल और फरहान। ठीक है, मीता में, गोपाल में और फरहान में कितना बढ़ जाएगा भाई? 9,000 रुपये का रिजर्व है। ठीक है, और तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा 6 कम 6, 7 8 9, 15 6 का 90, 15 3 4500, 15 दूनी 3,000 और ठीक है 15 6 का 1500, 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला रिजर्व हो जाएगा। अब गुडविल इज़ वैल्यूड। ठीक है, अब ये जब वैल्यूड की बात करेंगे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करेंगे हम। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है मेरे भाई? ठीक है, तो जब हमारी गुडविल वैल्यूड की हम बात करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो गुडविल हम जब वैल्यूड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा दे रखा है 4,80,000 रुपये। अब ये मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो यहाँ भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का ही रोल निभाएंगे। तो ओल्ड रेशियो जब आपके सामने दे रखा है तो नया रेशियो भी आप ले सकते हैं, दैट इज़ 5:3:2 का। ये नया रेशियो हो जाएगा भाई, 5/10, 3/10 और 2/10, ये नया रेशियो हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, और आप एलसीएम ले लीजिए आराम से, आपका जब ओल्ड माइनस नहीं हो, क्योंकि भाई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जब तक हमें नहीं पता चलेगा हम कैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री करेंगे। तो भाई 6 10 60, 10 3 30, 10 6 5 30, यानी कि नाइदर सेक्रीफाइस नाइदर गेन, ये तो निपट गए। ये 60 हो गया, सीधी सीधी बात है। 6 10 60, 10 20, 10 6 60, 6 3 18, भाई 2/60 हो गया। और ये कितना हो गया? 60, 6 10 60, 10 6 6 दूनी 12, दैट इज़ माइनस के 2/60। ठीक है, माइनस का 2/60। तो भाई सीधी सी बात है कि गोपाल भैया ने सेक्रीफाइस किया और फरहान भैया गेन कर गए। इतनी बात क्लियर हुई होगी, आई होप इतनी बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी, है ना। अब कुछ नहीं करना भाई, एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सेक्रीफाइस की कि भाई फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट
फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री हो जाएगी, कितना है 4,80,000 और 2/60 यानी कि 1/30 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6 18, 16,000 रुपये से आप सीधा सीधा अपनी एंट्री पास कर देंगे 16,000 से। तो फरहान और गोपाल सीधा सीधा है, और कितने से 16,000 से, 16,000 इसका और 16,000 इसका, एंट्री पास हो गई गेनिंग टू सेक्रीफाइस की। तो मुझे लगता है इतनी बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना, समझ में आ गया। हाँ जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम 19 वाला करते हैं और ख़त्म करते हैं, जिसमें आपकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, यानी कि जब इन सब को मिलाकर एक एडजस्टमेंट एंट्री करने को पाथ कहता है। क्वेश्चन में दे भी रखा है पास एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, वो सिंगल ही होती है और सिंगल ही करी जाती है। जैसे 19 वाले में क्या है कि 3 पार्टनर हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, और 5:3:2 का रेशियो है तीनों का, 5/10, 3/10 और 2/10। जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में कैसे पास करेंगे, और नया रेशियो भी दे रखा है 2:3:5 का, तो 2:3:5 यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करने से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, डेट इज़ 10, 5 - 2 इज़ 3/10, ठीक है। दिस इज़ 10, 3 - 3 इज़ 0, और दिस इज़ 10, 2 - 5 इज़ -3/10। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सेक्रीफाइस है और कौन गेन है, यानी कि जेड गेन और एक्स सेक्रीफाइस। तो इन्होंने कहा कि भाई एक सिंगल एंट्री पास कर दीजिए, जहाँ पे इन्होंने जनरल रिजर्व 6,000 का, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 24,000 का। आप देखो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि लाइबिलिटी साइड दे रखा है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। तो जो भी केक आइटम है वो तो एक तरफ ऐड कर लीजिए भाई। जैसे इन्होंने बताया कि जनरल रिजर्व दे रखा है कितना 6,000, तो इनकी हमें अलग अलग एंट्री नहीं पास करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की तरह इन्हें नेट इफेक्ट निकाल देना है। और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितना 24,000 का, ये एक तरफ ऐड कर लीजिए क्योंकि ये केक है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, कितना 12,000, ये नेगेटिव में है क्योंकि ये कचरा है, ये कचरा है, तो भाई 12,000 रुपये नेगेटिव में। बात समझ में आई। तो भाई 30,000 में से नेट इफेक्ट जब आप निकालेंगे तो 30,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, तो डेट इज़ 18,000 रुपीज़ का नेट इम्पैक्ट आ गया, और वो भी पॉजिटिव में आया। जब पॉजिटिव में आया तो केक की तरह ट्रीट करो और गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री कर दो। तो गेनिंग कौन है भाई, गेनिंग है जेड, और सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा सीधा सीधा। तो जनरल एंट्री, जब नेट इम्पैक्ट की जनरल एंट्री आप करने जाएंगे तो हमने एंट्री कर लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेट इम्पैक्ट हमने निकाल लिया कि भाई 30,000 का एक तरफ जो भी केक था मिलाकर, और 12,000 रुपये का जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट था कचरा, और जब नेट इम्पैक्ट का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बताया था ना कि जब नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना चाहते हैं और माइनस आ रहा होता तो कचरा की तरह ट्रीट करते हैं, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो भाई गेनिंग टू सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 18,000 का 3/3 हिस्सा, 3/10, 10 18 5400। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ हमारे जितने भी केक, कचरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब के और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाती है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, लाइक माई वीडियो इफ़ यू एंजॉय इट। थैंक यू।